बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 9 यूनिट 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके टोटल ये इसमें अल्लाह आपका भला करे 9 इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इनके आंसर मैंने बुक से तैयार किए हुए हैं। मैं ये आंसर पढ़ के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शन इन कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में बूलियन फंक्शन का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम ऑलरेडी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पे पढ़ के आए थे। ये मैंने सेम जो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखी थी वही यहाँ पर दोबारा लिख दी। अ बूलियन फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैज वन और मोर बाइनरी इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सिंगल बाइनरी आउटपुट। के बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल जो कंप्यूटर के सर्किट होते हैं उनमें होता है। ठीक है, इसमें ये दो इनपुट इसकी होती हैं। आपको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि जो दो इनपुट है वो या तो 0 होगी यानी कि लो वोल्टेज, और या 1 होगी यानी कि हाई वोल्टेज। ठीक है, और इन इनपुट्स के नतीजे में फिर इसकी एक ही आउटपुट होगी, या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, द इनपुट्स एंड आउटपुट कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज। जो इनपुट या आउटपुट है उनकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती है। अगर फॉल्स होगी तो उसका मतलब है इनपुट 0 है, या इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लो वोल्टेज है। और अगर इनपुट ट्रू होगी तो इसका मतलब 1 होगा, या आप कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद बूलियन फंक्शन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड कंट्रोल द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म इनसाइड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ना, जहां पे ट्रू फॉल्स हो, इफ कंडीशन वगैरह हो, ये सारी कैलकुलेशन बूलियन फंक्शन के जरिए की जाती है। ठीक है, दे ऑपरेट ऑन बाइनरी वेरिएबल 0 एंड 1। और जिस तरह हमने ऊपर ही पढ़ा कि ये जो है ना 2 ही वैल्यूज पे ऑपरेट करते हैं, 0 और 1 पे। 0 का मतलब है लो वोल्टेज और 1 का मतलब है हाई वोल्टेज। एंड प्रोड्यूसेस बाइनरी आउटपुट, और इसी बेस पे फिर ये बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी आउटपुट या तो 1 होगा या 0 होगा। बूलियन फंक्शन आर यूज इन द डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट। इनका जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर में जो सर्किट बनते हैं उनमें होता है, जिन दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, डेटा कंपैरिजन एंड कंट्रोल ऑपरेशन। जितने भी ये सर्किट हैं जो कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पर प्लस करना, ऐड करना, माइनस करना, या डिसीजन मेकिंग यानी कि ट्रू फॉल्स हो सकता है, या इफ कंडीशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, या डेटा को कंपेयर करना हो, इन सब चीजों में बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एवरी लॉजिक गेट इन डिजिटल सर्किट परफॉर्म अ बूलियन फंक्शन। कंप्यूटर में जितने भी छोटे सर्किट होते हैं ना, वो कोई ना कोई आपको बूलियन फंक्शन परफॉर्म करके दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब एक सर्किट होता है, उसको एंड गेट कहते हैं, आर यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी वैल्यूज। जो एंड गेट है या एंड सर्किट है कंप्यूटर में, ये दो बाइनरी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गेट आर यूज फॉर लॉजिकल एडिशन। और जो और गेट है या और सर्किट है, ये कंप्यूटर में बाइनरी वैल्यूज को एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड नॉट गेट्स आर यूज फॉर इन्वर्जन। और जो नॉट गेट है या नॉट वाला सर्किट है, वो जो इनपुट्स आ रही होती हैं उनको इन्वर्ट करता है पीछे से। अगर इनपुट 0 होगी तो उसको 1 कर देगा, अगर इनपुट 1 होगी उसको 0 कर देगा। ये थोड़ा सा आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो ये जितने भी कंप्यूटर के बेसिक सर्किट है, एंड और नॉट, इन सब में बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। Complex circuits such as adder, multiplexer, decoder and ALU are constructed by combining Boolean function। अब ये जो बेसिक यहाँ पर सर्किट है ना, एंड और नॉट, इनको बाद में मिला के मजीद कम्प्लेक्स या पेचीदा किस्म के सर्किट भी बनते हैं, जिनमें एडर होते हैं, मल्टीप्लेक्सर होते हैं, ठीक है, डिकोडर होते हैं। तो ये जितने भी कम्प्लेक्स किस्म के सर्किट बनते हैं, इनमें भी फिर बूलियन फंक्शन का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए, therefore boolean function provide the mathematical foundation for designing reliable and efficient digital system। कि चूंकि बूलियन फंक्शन का तकरीबन कंप्यूटर के हर सर्किट में इस्तेमाल होता है, इसलिए बूलियन फंक्शन जो है, जितने भी कंप्यूटर में मैथमेटिकल काम हो रहा होता है, मैथ से रिलेटेड काम, कैलकुलेशन हो रही होती है, या कोई भी डिजाइनिंग या लॉजिकल मतलब काम हो रहा है, तो वो किस बेस पे हो रहा है? ये बूलियन फंक्शन की बेस पे हो रहा है। जो भी आपके सर्किट बन रहे हैं वो ये बूलियन फंक्शन की बेसिस पे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन विद एन एग्जांपल। यहाँ पर हमने बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ट्रुथ टेबल किस तरह बनता है ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसकी हमने एग्जाम्पल भी देनी है। तो देखें, यहाँ पर ये ऊपर ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका लिखा हुआ है और नीचे एग्जाम्पल है। तो हम ये साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ मैं एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ठीक है, अब ये जो ट्रुथ टेबल होता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए, ये जितनी भी उस एक्सप्रेशन की पॉसिबल इनपुट होती हैं उनको लिख के उनके सामने क्या आउटपुट आ सकती है
उनको लिखा जाता है। ठीक है, इसका तरीका मैं बताता हूं। पहले देखें, मैंने लिखा है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल, कि कोई भी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए, ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन आर लिस्टेड, जितनी भी पॉसिबल इनपुट की कॉम्बिनेशन हो सकती है उनको लिखा जाता है, एंड द आउटपुट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन, और उन कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो जो आउटपुट आ सकता है वो भी लिखा जाता है उस टेबल की सूरत में। इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉम्बिनेशन, जो भी इनपुट की कॉम्बिनेशन होगी, हर कॉम्बिनेशन के सामने उसकी आउटपुट की वैल्यू लिखी जाती है। किस तरह लिखी जाती है इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, इसके ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जब मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अब आपके सामने इस तरह जब एक्सप्रेशन आएगी तो उसमें आपने देखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें 3 वेरिएबल हैं, ये 2 वेरिएबल ए और बी, ये इनपुट वाले वेरिएबल है, और ये एफ जो है ये आउटपुट वाला वेरिएबल। ठीक है, तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। तो यहां पर आपने जो कॉलम बनाना है उसमें आपने पहला कॉलम, ये 2 जो इनपुट वाले वेरिएबल है, पहले वाले इनपुट वेरिएबल के लिए बना लेना है पहला कॉलम, दूसरे वाला इनपुट वेरिएबल के लिए आपने बना लेना है दूसरा कॉलम। ठीक है, और एक कॉलम ये आउटपुट या एफ के लिए हो जाएगा। यहां पर 3 हमारे वेरिएबल थे इस एक्सप्रेशन में, तो 3 कॉलम बन गए। ठीक है, तो ये हमने पहला स्टेप ये कर लेना है कि हमने वेरिएबल, ये जो एक्सप्रेशन हमें दी जाएगी उसमें जितने वेरिएबल होंगे उनके मुताबिक हमने इस तरह कॉलम बना लेने। ठीक हो गया। उसके बाद राइट ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन फ्रॉम 00 to 11। अब इसका मतलब यह है कि ये जो आपने 2 इनपुट वाले कॉलम बनाए ना, अब इनमें आप 00 से शुरू करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास पहली जो इनपुट है या पहला कॉलम है, इस पे आप पहले 2 0 डालेंगे, फिर 2 1 डाल देंगे। ठीक हो गया। और जो दूसरा कॉलम है इसमें आप एक बार 0 लिख लेंगे, एक बार 1 लिख लेंगे, फिर 0 लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे। तो ये जो आपके पास इनपुट की जितनी मुमकिन कॉम्बिनेशन हो सकती हैं वो सारी आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें यहां पर टोटल हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहां पर 4 आउटपुट आएंगी। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितनी आएंगी, तो उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है। आपने देखना है कि कितनी इनपुट है, यहां पर 2 इनपुट है, तो आपने 2 की पावर उतनी वैल्यू लिख लेनी है जितनी के इनपुट है। यहां पर 2 इनपुट है तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि जब 2 वेरिएबल होंगे तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितनी आएंगी, 4 आएंगी। यहां पर देखें टेबल में टोटल आउटपुट हमारे पास 4 आ रही है। ठीक है, अगर वेरिएबल 3 हो यहां पर इनपुट वेरिएबल, तो फिर आप 2 की पावर 3 करेंगे, तो 2 की पावर 3 को सॉल्व करें तो फिर आपके पास टोटल आउटपुट जो है वो 8 आएंगे। ठीक है, तो हम ये 3 वेरिएबल तक की टेबल करेंगे, लेकिन इन केस अगर आपके पास 4 वेरिएबल हो तो फिर 2 raised to power 4 करें तो टोटल 16 आउटपुट आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये 2 की पावर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे वो डालेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 वेरिएबल है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटपुट है देखिए 4 आ रही है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ये आउटपुट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने जो दोनों इनपुट थी ए और बी, या दोनों जो वेरिएबल थे ए बी, उनके लिए हमने यहाँ पर वैल्यूज एंटर कर ली। ये हमारे पास जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती थी इन इनपुट्स की वो हमने यहाँ पर बना ली। अब इनके लिए यहाँ पर आउटपुट हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये ऑर गेट का है। ऑर गेट जो है उसमें ये प्लस का साइन यूज किया जाता है। ऑर गेट को यूज किया जाता है एडिशन के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ए इनपुट 0 हो और बी इनपुट 0 हो तो जाहिर है हमारे पास जो रिजल्ट या आंसर आएगा वो भी 0 आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ए 0 हो और बी 1 हो तो हमारे पास जो आउटपुट है या एफ जो वैल्यू है इसकी 1 आएगी, क्योंकि ऑर गेट में अगर एक वैल्यू बी 1 की इक्वल हो तो हमारा आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम ए को 1 कर लें और बी को 0 कर लें तो अब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ऑर गेट की सूरत में आपका अगर एक भी वैल्यू 1 की इक्वल होगी तो ये 1 + 0 आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, और दूसरा देखें अगर दोनों वैल्यूज 1 के इक्वल हो ए और बी, तो ऑर गेट की सूरत में अगर दोनों वैल्यूज भी 1 के इक्वल ही हो तो हमारा जो आंसर है वो 1 के इक्वल ही आता है। ऑर गेट में 0 जो आउटपुट है वो सिर्फ उस केस में आएगा जब दोनों वैल्यूज 0 होंगी, दोनों इनपुट 0 होंगी। अदरवाइज हमारा जो आउटपुट है या जो हमारा आंसर है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये ऑर गेट के लिए ट्रुथ टेबल हमारा बन गया। तो ये हमने जो बूलियन एक्सप्रेशन है ऑर गेट के लिए, उसके लिए यहां पर हमने ट्रुथ टेबल भी बना लिया। ठीक है, यही चीज फिर ये स्टेप नंबर 3 और 4 में मैंने यही लिखा है, एवेल्युएट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच कॉम्बिनेशन। हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमने देखना है कि क्या आउटपुट बन रही है। रिकॉर्ड द आउटपुट इन द फाइनल कॉलम।
और ये जो फाइनल कॉलम है इसमें फिर आपने जो आउटपुट है इन इनपुट के मुताबिक उसको देखते हुए आपने आउटपुट लिखते जाना है। ठीक है, तो ये हमने इसका टुस्ट टेबल बना लिया और ऊपर हमने बूलियन एक्सप्रेशन का जो टुस्ट टेबल बनाने का तरीका है वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में ड्यूअलिटी किसको कहते हैं इसको हमने एक्सप्लेन करना है। एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेटेड, हमने इसको एग्जांपल दे के समझाना है या इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है और ये ड्यूअल एक्सप्रेशन या ड्यूअल फंक्शन किस तरह लिखा जाता है ये मैंने उसका तरीका लिखा है, लेकिन ये वाला पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो फिर ये वाला पार्ट जब मैं पढ़ूंगा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, अब ये और गेट की एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो हमारे पास इनपुट ए है या वेरिएबल ए है, इसकी जो भी वैल्यू रखें, अब इसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 या 1, तो इसकी हम जो भी वैल्यू रखेंगे हमारा इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा ट्रू होगा या वैलिड होगा। मिसाल के तौर पे इस ए की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो हमने पढ़ा था और गेट में कि अगर एक इनपुट 0 हो और एक इनपुट 1 हो तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमेशा 1 आती है। ठीक है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस ए की जगह 1 को रख लेता हूं तो हमने और गेट में पढ़ा था कि जब हमारे पास दो इनपुट 1 के इक्वल हो तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 के इक्वल ही आता है। ये मैंने और गेट का जब आपको पीछे ट्रुथ टेबल करवाया था वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए की हम जो भी वैल्यू रखें हमारा जो आंसर आता है वो ट्रू आता है या जो वैलिड आता है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर लेता हूं, इसका ये जो ऑपरेटर है इसको मैं चेंज कर लेता हूं डॉट के साथ, यानी कि एंड ऑपरेटर के साथ। ये और ऑपरेटर को मैंने चेंज कर दिया एंड के साथ। एंड ऑपरेटर आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये जो बाइनरी इनपुट है 1 इसको मैं चेंज कर लेता हूं 0 के साथ और इस वैल्यू को भी मैं चेंज कर लेता हूं 0 के साथ। अब देखिए हमारे पास ये एक नई एक्सप्रेशन बन गई है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी अगर हम ए की वैल्यू जो भी रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा या हमारी जो आउटपुट होगी वो ट्रू ही रहेगी, वैलिड ही रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर ए की वैल्यू 0 रख लें तो हम जानते हैं कि एंड गेट में जब दोनों इनपुट 0 हो तो हमारी आउटपुट 0 ही आती है। ठीक है, और अगर हम इस ए की वैल्यू 1 रख लें तो हमने पढ़ा था कि एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो तो हमारा आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब है कि ए को चाहे 0 रखें या 1 रखें हमें जो आउटपुट है वो 0 ही मिलेगा। दोनों केसेस में जो आउटपुट है वो ट्रू है, वैलिड है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इस वाले फंक्शन की ड्यूअल एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, दोनों फंक्शन में एक ही हम जो भी वैल्यू दे दोनों फंक्शन की जो आउटपुट है वो ट्रू ही रहती है, वैलिड ही रहती है। इस चीज को ड्यूअलिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन हमने किस तरह यहां पर हासिल किया, हमें जो भी यहां पर ऑपरेटर दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर अब और ऑपरेटर है या प्लस वाला है तो इसको आपने चेंज कर लेना है डॉट के साथ, और जो इनपुट होगी बाइनरी उसको जैसे यहां पर 1 है तो उसको आपने चेंज कर लेना है 0 के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास यहां पर डॉट होता तो उसको फिर हम चेंज कर लेते प्लस के साथ, और अगर यहां पर 0 होता तो उसको हम चेंज कर लेते 0 के साथ। यानी कि जब भी किसी एक्सप्रेशन के लिए आपने ड्यूअल एक्सप्रेशन लिखनी हो तो उस एक्सप्रेशन में जो लॉजिकल ऑपरेटर होगा एंड या और उनको आपने इंटरचेंज कर लेना है। अगर एंड होगा या डॉट होगा तो उसको आपने और में यानी कि प्लस में चेंज कर देना है, और अगर और या प्लस वाला ऑपरेटर होगा तो उसको आपने चेंज कर लेना है एंड के साथ। ठीक है, और फिर आपने बाइनरी वैल्यू को देखनी है। अगर बाइनरी वैल्यू 1 होगी तो उसको आपने 0 के साथ चेंज कर लेना है, अगर बाइनरी वैल्यू 0 होगी तो उसको आपने 1 के साथ चेंज कर लेना है। तो नतीजे में आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो ड्यूअल एक्सप्रेशन कहलाएगी, और वो जो एक्सप्रेशन होगी उसका भी वही आउटपुट आएगी। वो भी जो भी यहाँ पर इनपुट आप देंगे वेरिएबल की हर इनपुट के लिए वो जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ट्रू ही होगी, उसका रिजल्ट भी ट्रू ही आएगा। जैसे कि जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट भी हर इनपुट के लिए या ए की जो भी हम वैल्यू रखें हमेशा उसके लिए ट्रू रहता है, वैलिड रहता है। ठीक है, इस चीज को बूलियन अलजेब्रा की ड्यूअल नेचर कहते हैं। ठीक हो गया। ड्यूअल किस लिए कहते हैं कि देखिए यहां पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन गए और दोनों एक्सप्रेशन का एक ही जैसा काम है। दोनों एक्सप्रेशन इस वेरिएबल ए के लिए वैलिड रहते हैं
ट्रू लेते हैं। ठीक है, तो बस अब ये मैं यहां पर इसको पढ़ लेता हूं। ड्यूअलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये जो ड्यूअलिटी है ये बूलियन अलजेब्रा की इंपॉर्टेंट या अहम प्रॉपर्टी है या अहम रूल है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, इस रूल के मुताबिक एवरी बूलियन एक्सप्रेशन रिमेन वैलिड और ट्रू, कि हर बूलियन एक्सप्रेशन वैलिड रहती है या ट्रू रहती है, जैसा कि हमने यहां पर देख लिया। इफ द ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी एलिमेंट आर इंटरचेंज, कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के ऑपरेटर और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी कि 0 और 1 उनको आपस में इंटरचेंज करें तो नतीजे में हमें जो एक्सप्रेशन मिलती है वो एक्सप्रेशन भी वैलिड रहती है, ट्रू रहती है, जिस तरह के भी आपको मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इसका तरीका बस यही है कि आपके पास जब इस तरह एक्सप्रेशन आएगी और उसकी आपने ड्यूअल एक्सप्रेशन लिखनी हो, तो अगर आपके पास उस एक्सप्रेशन में एंड ऑपरेटर है यानी कि डॉट है तो उसको आप रिप्लेस कर दे और यानी कि प्लस के साथ, और अगर उस एक्सप्रेशन में आपके पास और ऑपरेटर है यानी कि प्लस तो उसको आपने चेंज कर लेना है एंड ऑपरेटर यानी कि डॉट के साथ। और अगर उस एक्सप्रेशन में 0 है आपके पास बाइनरी वैल्यू तो उसको चेंज कर दे 1 के साथ, और अगर उस एक्सप्रेशन में 1 है बाइनरी वैल्यू तो उसको आपने चेंज कर लेना है 0 के साथ। तो ये इसका हमने तरीका लिख लिया और ये नीचे हमने इसकी एग्जांपल देख ली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर सर्किट क्या होता है और फुल एडर सर्किट क्या होता है, इनका हमने मुवाजना लिखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम। इन दोनों सर्किट्स के लिए यानी कि हाफ एडर और फुल एडर सर्किट के लिए हमने ट्रुथ टेबल भी बनाने हैं, फिर उनके लिए हमने बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखनी है और फिर हमने इनके लिए डायग्राम भी यहां पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो पहले हम हाफ एडर सर्किट देख लेते हैं। हाफ एडर सर्किट कंप्यूटर में वो वाला सर्किट होता है जो कि सिर्फ 2 ही इनपुट लेता है और ये 2 सिंगल बिट्स को आपस में ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने लिखा है अ हाफ एडर सर्किट इज बेसिक सर्किटरी यूनिट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट बाइनरी डिजिट, के 2 जो सिंगल बिट बाइनरी डिजिट है उनको ऐड करने के लिए ये हाफ एडर का इस्तेमाल किया जाता है। हाफ एडर की जो इनपुट होती हैं वो सिर्फ 2 ही होती हैं। ठीक है, इट हैज 2 इनपुट यूजुअली डिनोटेड एज ए एंड बी। इसकी 2 इनपुट होती है जिनको कि हम नॉर्मली ए और बी 2 वेरिएबल से शो कर लेते हैं। अगर कोई और भी यूज कर ले नाम तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर इनको हम ए बी जो वेरिएबल है उनसे शो करते होते हैं। ये इसकी 2 इनपुट हो जाती है एंड 2 आउटपुट, और इसकी फिर 2 आउटपुट होती है। ठीक है, द सम एंड द कैरी, एक वो जो 2 इनपुट हम देते हैं उनका सम मजमूआ, और एक अगर कोई कैरी है तो कैरी की सूरत में फिर हम उसकी कैरी भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि पीछे हमने जो और गेट का यहां पर देखें ये जो टेबल आपको मैंने बताया था यहां पर हमने एक ही आउटपुट लिखी थी। ठीक है, 2 इनपुट की अगेंस्ट हमने एक ही आउटपुट लिखी थी, लेकिन ये जो हाफ एडर सर्किट है कंप्यूटर में ये जब आपसे 2 इनपुट लेगा तो आपको आउटपुट वो 2 देगा, एक सम या मजमूआ देगा। ठीक है, और एक कैरी वाली आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें आपने 2 कॉलम बनाने आउटपुट के लिए, एक सम के लिए एक कैरी के लिए, और ये 2 इसके इनपुट वेरिएबल हो गए ए और बी। अब देखिए पहले मैंने ये इनपुट वेरिएबल लिखे फिर मैंने ये दोनों आउटपुट वेरिएबल लिखे, अब ये हम इसका ट्रुथ टेबल बनाने लगे हाफ एडर के लिए। तो अब सेम तरीका जिस तरह आपको मैंने और गेट में बताया था कि पहली जो इनपुट है या पहला जो वेरिएबल है ए, इसमें आप 2 बार 0 लिखें 2 बार 1 लिखें, और जो दूसरी इनपुट है या दूसरा वेरिएबल है इसमें 1 बार 0 लिखें 1 बार 1 लिखें 1 बार 0 लिखें 1 बार 1 लिखें। तो ये जितनी मुमकिन कॉम्बिनेशन इन इनपुट की आपस में हो सकती है वो सारी आ जाती हैं। तो अब हम इनके लिए पहले सम वाली आउटपुट देख लेते हैं। देखें अगर दोनों वेरिएबल 0 हो तो 0 + 0 हमारे पास आंसर 0 आएगा, यानी कि सम 0 आएगा, और कैरी यहां पर कुछ भी नहीं है तो कैरी के लिए आप 0 डाल देंगे। ठीक हो गया। और अगर आपके पास एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा सम, और कैरी यहां पर भी कुछ नहीं है तो आप कैरी की जगह के लिए 0 डाल देंगे। यहां पर 1 + 0 आंसर हमारा 1 आएगा तो सम तो 1 हो गया, लेकिन कैरी कुछ नहीं है तो यहां पर आपने 0 डाल देना है। और यहां पर देखें 1 + 1 को जब आप ऐड करें तो 2 आता है। यहां पर देखें सम मैंने 0 लिखा है, कैरी में मैंने 1 लिखा है। ये मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि जब 1 और 1 को ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है 2 बनता है। 2 को अगर आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो देखें आप ये अगर आपका 2 है इसको मैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 इसको डिवाइड करेगा 2 1 द 2 पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो आपके पास 2 का जो बाइनरी नंबर बनता है 1 0 बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने जो 1 0 का 0 है वो यहां पर लिख दिया, और 1 चूंकि कैरी है तो उसको हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका हमने ट्रुथ टेबल बना लिया हाफ एडर सर्किट का।
अब इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। तो पहले जो सम है इसका कॉलम देखें, इसका रिजल्ट हमारे पास 1 किस टाइम आता है, जब आपके पास ये दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट 1 के इक्वल हो, ठीक है। और इसका रिजल्ट हमारे पास 0 कब आता है, जब दोनों सेम इनपुट हो। जैसे कि ये दोनों इनपुट 0 0 है तो यहां पर सम 0 हो गया, ये दोनों इनपुट 1 1 है तो हमारे पास ये आंसर जो है इसका 0 आ रहा है। तो सेम इनपुट की केस में हमारे पास सम 0 आता है और डिफरेंट इनपुट की केस में हमारे पास जो सम है वो 1 आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट की होती है, ठीक है। इसको एक्स ऑर भी बोलते हैं और इसको प्लस साइन को इस तरह सर्कल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सम वाला यहाँ पर बूलियन फंक्शन बनेगा, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो वाली यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और अब कैरी के लिए अगर आप देखें, इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो इसमें देखिए 1 किस केस में, जब आपके पास दोनों इनपुट 1 है, अदरवाइज जो हमारी आउटपुट है वो 0 आती है। तो ये कौन से लॉजिक गेट के केस में होता है, एंड गेट के केस में होता है, क्योंकि एंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 होती है तो आपको आउटपुट 1 मिलती है, अदरवाइज आपको आउटपुट 0 मिलती है। तो इसलिए कैरी के लिए हम ये एंड गेट का जो है यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेंगे। एंड गेट का क्या मतलब होता है, जरब देना, और एंड गेट को डॉट से शो करते हैं। तो ये दोनों इनपुट के दरमियान मैंने डॉट डाल दिया, ठीक है। तो कैरी के लिए एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन यहां पर हम लिखेंगे और सम के लिए एक्सक्लूसिव आर या एक्स ऑर का बूलियन एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इनका जो हाफ एडर है उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन बना लिए। अब अगर इसके लिए डायग्राम बनाना चाहें तो देखेंगे मैंने लिखा है डायग्राम फॉर हाफ एडर। पहला हम ये सम के लिए अगर बनाना चाहें तो ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का जो डायग्राम है वो वाली बनेगी। तो देखें ये सिंबल होता है एक्सक्लूसिव आर का, ठीक है। इसमें ये 2 इनपुट है और ये इनकी आउटपुट सम की सूरत में या जमा की सूरत में हमारे पास आ गई, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर के लिए यहां पर ये डबल लाइन लगाई जाती है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव आर के लिए जो डायग्राम है उसको यूज किया जाता है। तो ये सम के लिए हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। और कैरी के लिए देखेंगे हमारे पास एंड गेट की एक्सप्रेशन बन रही है। तो कैरी के लिए फिर आप एंड गेट वाले यहां पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये 2 आपकी इनपुट हो गई, ये ए बी, ठीक है, और ये कैरी की सूरत में इनकी आउटपुट हो जाती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बनानी है कैरी के लिए और ये वाली डायग्राम आपने हाफ एडर की बनानी है सम के लिए, ठीक है। ये इसकी डायग्राम हो जाएगी। तो ये हमने तीनों चीजें जो है हाफ एडर के लिए देख ली हैं। अब हम यही चीजें फुल एडर के लिए देखते हैं। तो देखें पहले मैंने यहां पर लिखा है फुल एडर सर्किट, इट हैज 3 इनपुट डिनोटेड बाय ए बी एंड कैरी इन। अब जो फुल एडर सर्किट है इसमें टोटल 3 इनपुट होती हैं। हाफ एडर में 2 थी, इसमें 3 इनपुट होती हैं। 2 तो आपके वेरिएबल हो गए ए बी, 2 इनपुट ही हो गए, और एक कैरी है जो कि पिछले कहीं हाफ सर्किट से आ रही होती है, ठीक है। तो टोटल 3 इनपुट होती है एंड 2 आउटपुट कॉल्ड सम एंड कैरी आउट, और 2 इसकी आउटपुट होती है, एक उसी तरह सम की होती है और एक कैरी आउट की होती है। अब यहां पर चूंकि कैरी 2 है, एक जो है कैरी इन हो रही है, इनपुट के तौर पे आ रही है, तो इसको हम सी इन या कैरी इन लिखते हैं, और एक कैरी जो है वो आउटपुट के तौर पे आ रही होती है तो इसको हम सी आउट लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये जो फुल एडर सर्किट है इसमें और हाफ एडर में क्या फर्क हो गया कि हाफ एडर में 2 इनपुट होती है मैक्सिमम और फुल एडर में जो है 3 इनपुट्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने हाफ एडर की यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली। अब इसके लिए भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये फुल एडर के लिए मैंने यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाया। अब इसमें देखें हमारे पास 3 इनपुट है, एक वेरिएबल ए बी और एक कैरी इन, 3 इनपुट है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितनी आएगी, मैंने देखे यहां पर ये फार्मूला आपको बताया था कि अब आपके पास वेरिएबल 3 है, तो आप 2 रेज़ टू पावर 3 करें तो 8 आपके पास आउटपुट आएंगी इस केस में, ठीक है। जब 3 वेरिएबल होते हैं या 3 इनपुट होंगे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ आउटपुट जो है 8 आती है, ठीक है। ये अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट आपके पास आती है, ठीक है। और ये जो 3 इनपुट है इनकी टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगी आपस में, ठीक है। अब इसको भी तरीका वही है जिस तरह के हमने हाफ एडर के लिए किया था। देखिए आपने पहले ये 3 कॉलम बना लेने इसके लिए इनपुट्स के लिए, एक इनपुट ए हो गया, एक इनपुट बी हो गया और एक कैरी इन हो गया, ठीक है। अब पहले कॉलम में आपने 4 दफा 0 0 करके लिख देना है और 4 दफा 1 1 करके लिख देना, ठीक है। और दूसरे कॉलम में 2 बार 0 लिखें, 2 बार 1 लिखें, फिर 2 बार 0 लिखें, फिर 2 बार 1 लिखें। और तीसरे कॉलम में अब 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपके पास इन तीनों वेरिएबल्स की जो मुमकिन कॉम्बिनेशन हो सकती है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इसके जो आउटपुट देखते हैं सम और कैरी आउट क्या क्या आएंगे। तो पहले सम अगर आप देखें तो इसमें देखें ये 3 जीरोस हैं, इनको ऐड करेंगे तो जाहिर है आपके पास सम 0 ही आएगा। तो इस केस में कोई भी कैरी नहीं है तो कैरी के लिए आप 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये 2 0 है और एक इनपुट 1 है तो आपके पास इसका सम क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। यहां पर भी कैरी कुछ नहीं है तो आप यहां पर कैरी 0 पुट कर लेंगे।
ये भी सेम केस हो जाएगा। यहां पर देखें दो हमारे पास 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का भी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है कि 2 को अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर में तो वो 1 0 बनता है। तो 0 हम यहां पर लिखते हैं और जो 1 है वो कैरी के तौर पे यहां पर कैरी वाले कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पर अब एक 1 है, इसको जमा करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा इसका सम। ठीक है, और कैरी यहां पर कुछ नहीं है तो आप कैरी 0 डाल देंगे। यहां पर आप देखें ये 2 1 है और एक 0 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 को जब बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो उसका 0 यहां पर लिख देंगे और कैरी आप आगे कैरी वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक हो गया, और इस तरह यहां पर भी 2 बन जाएगा तो उसका भी आपने 0 यहां पर लिख दिया और जो कैरी आएगा वो आपने कैरी वाले कॉलम में लिख दिया। और पीछे अब ये 3 बार 1 आ रहा है तो इसको जब ऐड करेंगे तो 3 हो जाता है। तो 3 का जो बाइनरी नंबर बनता है वो 1 1 बनता है। ठीक है, तो एक 1 यहां पर आ गया और एक 1 कैरी के तौर पे यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बन गया है इस फुल एडर सर्किट का। ठीक है, अब इसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन अगर लिखें तो देखिए सम के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो एक्स और गेट का जिस तरह के हाफ एडर के लिए आया था सेम वही आएगा, क्योंकि यहां पर सम में 1 किस सूरत में आ रहा है, जब आपके पास ये तीनों इनपुट में 1 ऑड नंबर या ताक नंबर में आ रहा हो तो उस केस में आपके पास सम जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पर देखें एक बार 1 आ रहा है तो यहां पर ये इसका आउटपुट में सम देखे 1 आ रही है। ठीक है, इस तरह यहां पर देख लें ये भी एक बार 1 आ रहा है, यहां पर देख लें एक बार 1 आ रहा है और यहां पर 3 बार 1 आ रहा है, ये भी ताक नंबर में है 1, तो यहां पर भी आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है। ठीक है, तो सम के लिए हम एक्सक्लूसिव आर का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो हम लिखेंगे जिस तरह के हमने हाफ एडर में किया था। फर्क ये है कि वहां पर 2 वेरिएबल थे, यहां पर 3 वेरिएबल है, यहां पर ए बी और कैरी इन 3 वेरिएबल है। तो तीनों वेरिएबल्स के लिए मैंने एक्स आर या एक्सक्लूसिव आर का जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको लिख दिया। ये सम का हो गया। और कैरी के लिए आपको ये वाली एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगी। ठीक है, इसके पीछे कुछ लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, वो स्टम अगर मैं कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। बहरहाल इसको आप याद कर लें या रट लें। ये कैरी के लिए आपकी बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी फुल एडर की और ये सम के लिए बनेगी। ठीक है, तो अब हम इन बूलियन एक्सप्रेशन के लिए अगर फुल एडर की सर्किट बनाना चाहें या डायग्राम बनाना चाहें जिस तरह के हमने हाफ एडर के लिए बनाया था तो उसको बनाते हैं। देखिए इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगी। ये डायग्राम आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये डायग्राम किस तरह बनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको मैं सामने रख लेता हूं। ठीक हो गया, ये हमारे फुल एडर के लिए बूलियन एक्सप्रेशन आई है। ठीक है, अब इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहले ये सम के लिए अगर हम बनाना चाहें तो सम में देखें हमारे पास एक्सक्लूसिव आर आ रहा है 3 इनपुट में। ठीक है, तो पहले ए बी ये जो 2 इनपुट है इनके लिए एक्सक्लूसिव आर गेट आप बना लें। ये हमारे 2 इनपुट ए बी हो गया और ये एक्सक्लूसिव आर हो गया। ठीक है, अब इस एक्सक्लूसिव आर के साथ देखें एक और इनपुट आ रही है कैरी की, वो भी एक्सक्लूसिव आर की सूरत में है। तो हम ये करेंगे यहां से एक और इनपुट ले लेंगे सी एन या कैरी इन की। ठीक है, ये हमने इनपुट ले ली और ये एक्सक्लूसिव आर जो पीछे से ए बी का आ रहा था इसकी एक यहां से हमने इनपुट ले ली। तो ये हमारे पास कैरी और ये जो 2 इनपुट ए बी इनके दरमियान एक्सक्लूसिव आर का गेट बन गया। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा सम के लिए बन गया। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव आर या एक्स और गेट की सूरत में ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब डायग्राम हम कैरी के लिए बनाते हैं। तो कैरी में एक तो हमें चाहिए ए डॉट बी यानी कि एंड गेट चाहिए ए बी इनपुट के दरमियान। ठीक है, तो एक यहां पर मैं एंड गेट बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारा एंड गेट हो गया। ठीक है, ये ए और बी इनपुट है और ये इनके दरमियान एक एंड गेट बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक इस एक्सप्रेशन में देखें ये वाला पार्ट आ रहा है, इसमें एक एक्सक्लूसिव आर आ रहा है ए बी के दरमियान। ठीक है, तो हम यही वाला जो एक्सक्लूसिव आर है ए बी इसी को ले लेते हैं। यहां से मैं एक लाइन लगा लेता हूं, यहां से हमारी एक इनपुट आ रही है। ठीक हो गया, और एक हमें यहां पर चाहिए सी एन यानी कि एक और इनपुट आ रही है जो कि ये जो एक्सक्लूसिव आर है इसके साथ एंड हो रही है क्योंकि दोनों के दरमियान डॉट आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर एक और गेट बना लेंगे एंड का। ठीक है, ये सी एन ये एक इनपुट आ रही है और एक जो इनपुट ये ए बी जो एक्सक्लूसिव आर गेट का था यहां पर ये वाली आ रही है। तो इन दोनों के दरमियान मैंने ये एंड गेट को बना लिया। ये एंड गेट किसको शो कर रहा है, ये सी एन यानी कि ये वाली कैरी और ये एक्सक्लूसिव आर ए, ये जो 2 यहां पर इनपुट ए बी है इनकी यहां से आउटपुट ये वाली आउटपुट इधर आके इस गेट के लिए इनपुट होगी। ठीक है, तो ये जो है एक्सक्लूसिव आर की इनपुट आ रही है और ये हमारे पास कैरी इन हो गया। तो इन दोनों के दरमियान देखें डॉट आ रहा है यानी कि इनके लिए हम एंड गेट बनाएंगे। अब देखें ये ब्रैकेट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है यानी कि ये जो एंड गेट है ये ए बी और ये वाला जो गेट है एंड गेट जिसमें कि ये 2 वैल्यूज की इनपुट आ रही है इन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है। तो हम यहां से एक उठाएंगे इनपुट इस गेट से। ठीक है, ये ले जाएंगे और ये वाली इनपुट लेके जाके यहां पर हम इसके साथ जोड़ देंगे और चूंकि ये दोनों आपस में प्लस हो रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट आपस में जमा हो रहा है, तो प्लस को जो है और गेट से शो करते होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ये ए बी यानी कि ये वाला एंड गेट देखे यहां से इनपुट जा रही है, और ये हमारा जो ये वाला पोर्शन था इसके लिए हमने ये गेट बनाया था, तो यहां से ये इनपुट जा रही है। ये दोनों वाले पार्ट आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनके दरमियान मैंने और गेट बना दिया। ये कैरी के लिए हमारे पास डायग्राम बन गई, ये सम के लिए बन गई, ये कैरी के लिए बन गई। तो ये हमारी फुल एडर की कंप्लीट डायग्राम बन जाती है। इस तरीके से आप जो है फुल एडर की डायग्राम बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने सेम यही चीज बनाई हुई है, ठीक है। ये ऊपर हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिख ली है और नीचे फिर मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने याद करना है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन में हाफ एडर और फुल एडर के लिए दोनों के लिए पहले ट्रुथ टेबल बनाने सीखे, ठीक है। उसके बाद दोनों के लिए हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखना यहां पर सीख लिया। उसके बाद दोनों के लिए हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखे और फिर हमने दोनों सर्किट्स के लिए डायग्राम बनाई। ये आपकी फुल एडर की डायग्राम है और ये हमने हाफ एडर के लिए डायग्राम बनाई थी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, आपको थोड़ा सा तवज्जो से इसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, हाउ डू करनाफ मैप सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को करनाफ मैप या के मैप के जरिए किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है, किस तरह मुख्तसर किया जाता है। हमने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि करनाफ मैप को बूलियन एक्सप्रेशन को मुख्तसर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह वो हम बूलियन एक्सप्रेशन को करनाफ मैप के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे या मुख्तसर करेंगे। प्रोवाइड अ डिटेल्ड एग्जांपल विद स्टेप। हमने जो भी यहाँ पर स्टेप परफॉर्म करने एग्जाम्पल के साथ बताने, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है, ये पहला तो वही वाला पार्ट हो गया जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब लिखा था, वहां पर भी यही डेफिनेशन मैंने लिखी थी कि करनाफ मैप को हम यूज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये पहली वाली दो लाइन तो सेम वही है, करनाफ मैप या के मैप आर ग्राफिकल टूल यूज्ड टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्म एंड द नंबर ऑफ लॉजिक गेट यूज्ड इन सर्किट। किसी भी सर्किट में जो लॉजिक गेट की तादाद है वो करनाफ मैप के जरिए कम कर दी जाती है, लॉजिक गेट को सिंपल या आसान कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये करता किस तरह है, ये इसका तरीका लिखा है, लेकिन जब एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ लेता हूं। करनाफ मैप ग्रुप्स एडजेसेंट वन टुगेदर। इसमें हम एक टेबल बनाते होते हैं और उसमें एडजेसेंट वन या जुड़े हुए वन के हम ग्रुप बनाते होते हैं, ठीक है। किस तरह बनाते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो जो हम ग्रुप बनाते हैं, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट अ सिंपलर बूलियन टर्म। वो जो हम ग्रुप बनाते हैं वंस के आपस में जुड़े हुए जो वन आएंगे वो जो है एक बूलियन टर्म को शो करते होते हैं, ठीक है। और बाय ग्रुपिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अ शॉर्टर एंड मोर एफिशिएंट बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड। ये जो आप वन वन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आते हैं, इनके जो ग्रुप बनाते हैं, तो जितना बड़ा ग्रुप बनता है ना उतना आपका जो बूलियन फंक्शन है वो सिंप्लीफाई ज्यादा होता है, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप होता है इतना अच्छा होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको ये जो दो लाइनें हैं ये समझ में आएंगी। इसके लिए अब उन्होंने हमसे कहा जी कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें। तो ये मैंने आपके बुक से एग्जांपल ली है। ये हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है, ठीक है। इसको अब हम करनाफ मैप के जरिए मुख्तसर करते हैं या करनाफ मैप के जरिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने लिखा एग्जांपल सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन विद के मैप, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्रेशन ले ली, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर देखिए पहले स्टेप में हम ये करेंगे, आपने एक्सप्रेशन में देखना है कि कितने वेरिएबल आ रहे हैं। यहां पर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, यहां पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ये जो बी के ऊपर लाइन आ रही है या ए के ऊपर आप डैश देख रहे हैं, ये तो कंप्लीमेंट वैल्यू होती है, यानी कि ये ए कंप्लीमेंट, ये जो ए वेरिएबल है उसकी ऑपोजिट वैल्यू है। कंप्लीमेंट का हम मैथ में पढ़ के आए थे कि ये वो वैल्यू होती है, ये जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। यानी कि अगर ये ए 1 के इक्वल होगा तो उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह अगर ये बी 1 के इक्वल होगा तो उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू बी कंप्लीमेंट 0 के इक्वल होगी। तो कंप्लीमेंट समझ लें 0 और कंप्लीमेंट के बगैर मसलन ए या बी है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो यहां पर टोटल 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो अब जितने वेरिएबल होंगे आपने इस तरह एक टेबल बनाना है। यहां पर 2 वेरिएबल है, तो एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो मैंने देखें ये ए कंप्लीमेंट लिखा और फिर मैंने नीचे ए लिख दिया, ये मैंने दोनों रोज में इस तरह लिख दिया, ठीक है। और ये 2 कॉलम में यहां पर मैंने बी कंप्लीमेंट लिखा और यहां पर मैंने बी लिखा। दोनों में मैंने पहले कंप्लीमेंट लिखा, फिर मैंने जो ओरिजिनल वेरिएबल था उसको लिखा। इसी तरह यहां पर भी मैंने बी का कंप्लीमेंट पहले लिखा, फिर मैंने बी लिखा। आपने इसी तरतीब से वेरिएबल्स को लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कंप्लीमेंट का मतलब 0 है और कंप्लीमेंट के बगैर जो वेरिएबल है उसका मतलब है 1, ठीक है। तो ये ए कंप्लीमेंट का मतलब 0 है और ए का मतलब 1 है। इसी तरह बी कंप्लीमेंट का मतलब 0 है और बी का मतलब 1 है, ठीक है। ये हमने पहला जो है ना इसका के मैप का ग्रिड बना लेना है। अब इसकी वैल्यूज अगर हम लिखें, ठीक है,
तो ये वैल्यूज देखें, ये वैल्यूज आपने, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको देख के आप लिखेंगे। देखें पहले हमारे पास टर्म क्या आ रही है, ए डॉट बी कंप्लीमेंट, तो ये हमारा ए है, ठीक है, और बी कंप्लीमेंट किधर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो आपने यहां पर 1 डाल देना, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म आ रही है ए कंप्लीमेंट डॉट बी, तो देखें ये हमारा ए कंप्लीमेंट है और ये हमारा बी आ रहा है, ये ए कंप्लीमेंट और ये डॉट बी हो गया, तो यहां पर आप 1 डाल दें। तीसरा देखें ए और बी दोनों कंप्लीमेंट के बगैर है, तो ये आपका ए है, इधर आएंगे तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो ये ए डॉट बी, यहां पर भी आप 1 डालेंगे, तो ये 3 जगह पे आपने 1 डाल दिया, पीछे ये जगह रह गई, यहां पर आपने 0 डाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने के मैप का जो ग्रिड है या टेबल है इसको ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, हमने ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए देखते होते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपके पास 2 इनपुट है इस फंक्शन में, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो ए बी की जो मुमकिन इनपुट हो सकती है, A0 B0 हो, ये वैल्यूज आप जो ऊपर आपको ये वाला जो इन्होंने एक्सप्रेशन दी है, यहां पर मैंने इसको दोबारा लिख दिया, ठीक है। इसमें अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे A0 और B0 की, तो आपको यहां पर ये A0 और B0 का अगेंस्ट 0 मिलना चाहिए आंसर, ठीक है। तो देखें यहां पर मैं पुट करता हूं, अब हमारे पास A क्या है, 0 हो गया, ठीक है, और आगे आ रहा है बी कंप्लीमेंट, यहां पर बी 0 है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने A0 पुट कर लिया और बी कंप्लीमेंट को 1 कर दिया। उसके बाद आ रहा है ए कंप्लीमेंट, तो अब ये इसके ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी, ये A0 है तो यहां पर ए कंप्लीमेंट को 1 कर देंगे, और इनटू बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये मैंने 0 कर दिया, और फिर आगे में ए बी आ रहा है, दोनों 0 है, ए बी 0 बी 0, तो ये दोनों मैंने 0 पुट कर दिए, ठीक है। अब देखें ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो तीनों 0 आपस में ऐड होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। सेम देखें यहां पर हमारे पास आंसर ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, या आप कह सकते हैं कि A0 और B0 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप ये बाकी वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, आपके पास ये बाकी जो 3 1 आ रहे हैं ना, ये बाकी वैल्यूज के लिए आपके पास ये 3 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपने ये जो के मैप ग्रिड आपने ये जो टेबल ड्रॉ किया, इसके लिए सारी वैल्यूज चेक कर लेनी होती है, ठीक है। और अब जो है आपने ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल में आपने जो एडजेसेंट 1 आ रहे हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए 1 आ रहे हैं, जैसे ये 2 1 आपस में जुड़े हुए आ रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये आपने देखे मैंने ये रेड लाइन एक लगा दी, इनका मैंने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और ये 2 जो 1 है, ये देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में आपस में जुड़े हुए हैं, या वर्टिकल डायरेक्शन में आपस में एडजेसेंट है, तो एक मैंने इनका ग्रुप बना लिया, ठीक है। ये या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे या वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, डायगोनल डायरेक्शन में नहीं। मसलन देखें यहां पर और यहां पर ये दोनों 1 थे, तो इनको मैंने ग्रुप नहीं बनाया, या तो इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने चाहिए एक सीन में, या वर्टिकल डायरेक्शन में आने चाहिए, या अगर यहां पर 1 होता तो फिर मैं चारों 1 का एक ग्रुप बना लेता, फिर हमारा बड़ा ग्रुप बनता, और उससे हमारा ये जो एक्सप्रेशन जिसको हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं वो ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई हो जाती है, जितना बड़ा ग्रुप बनता है इतना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये 2 ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब ये जो 2 ग्रुप आप बनाते हैं, इनके लिए अब नीचे आपने वैल्यूज लिखनी है। अब देखिए हमने यहां पर 2 ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप हमारा ये बन रहा है, इस कॉलम में बन रहा है ये 2 1s का, ठीक है, ये जो मैंने नीली यहां पर लाइन लगाई हुई है, ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप बन रहा है। तो मैंने लिखा है फ्रॉम द के मैप वी कैन फॉर्म द ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स देखें, ग्रुप्स ऑफ 2 1s इन द सेकंड कॉलम, ये जो सेकंड कॉलम है इनमें ये जो 2 1 है इनका एक ग्रुप, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो इसमें अब हम वैल्यूज अगर लिखना चाहें तो वैल्यूज क्या क्या है, देखें यहां पर हमारे पास ए कंप्लीमेंट है और यहां पर बी है, तो ये देखें मैंने ए कंप्लीमेंट बी लिख दिया। उसके बाद प्लस यहां पर हमारे पास देखें ए है और यहां पर ये वेरिएबल बी है, ठीक है, तो ये मैंने ए इंटू बी लिख दिया। यहां पर ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है इस ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने लिखा। अब इन दोनों टर्म में देखें बी जो है कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम बी को यहां पर कॉमन ले लेंगे। ये जो मैंने बी को कॉमन लिया है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि ये बी को वापस अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो इन दोनों वैल्यूज के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए बी को कॉमन ले लिया। अब यहां पर ये ब्रैकेट में देखें ए आ रहा है और इसके साथ कंप्लीमेंट आ रहा है, तो एक लॉ होता है कंप्लीमेंट लॉ, उसमें आप किसी भी वेरिएबल के साथ उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा। ये कंप्लीमेंट लॉ कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर इन की जगह मैंने 1 पुट कर लिया और इनटू ये वाला बी पुट कर लिया। अब अगर किसी भी वेरिएबल को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वेरिएबल आंसर आता है, ठीक है। जाहिर है 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती है। इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ को यूज करते हुए मैंने इसको बी लिख दिया, ठीक है। ये हमने जो पहले ग्रुप के अगेंस्ट हमारे पास एक्सप्रेशन बनी थी इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया।
अब ये दूसरे वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, जो कि ये रो की सूरत में बन रहा है, जिसको मैंने रेड लाइन से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इस ग्रुप के लिए भी यही काम करते हैं। तो मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ 2 वंस इन द सेकंड रो, ये जो सेकंड रो है इसमें ये जो 2 वंस है इनका ग्रुप। तो अब इनका ग्रुप देखें क्या वैल्यू बना रहा है। अब इसमें देखें ये वाला वन कैसे आ रहा है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, तो ये ए डॉट बी हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने प्लस का साइन डाला, और इस वन के लिए अगर आप दोनों वेरिएबल को देखें तो ये हमारे पास ए आ रहा है और ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ रहा है। तो देखिए मैंने ए डॉट बी कंप्लीमेंट लिख दिया, ये हमारा दूसरी एक्सप्रेशन बन जाती है। ये जो दूसरा ग्रुप है ओरिजेंटल ग्रुप इसके लिए, ठीक है। तो यही वाला जो एक्सप्रेशन है मैंने यहां पर लिख दिया, सिर्फ इसकी मैंने तरतीब चेंज कर दी। ये वाली टर्म मैं पहले ले आया हूं और इस वाली टर्म को मैंने बाद में लिख दिया। अगर आप एज इट इज लिख दें तो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप बल्कि आप नहीं चेंज करें तो बेहतर है, यही चीज आप नीचे लिख लें या इस तरतीब से ऊपर लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहां पर भी सेम जिस तरह के यहां पर किया था कि देखें ये ए जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए को कॉमन ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए। अब ब्रैकेट में बी प्लस बी कंप्लीमेंट आ रहा है, तो इसको उसी तरह जब सॉल्व करेंगे तो जैसा यहां पर हमारे पास 1 आया था कंप्लीमेंट लॉ को यूज करते हुए, तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए हमारे पास आएगा आइडेंटिटी लॉ को यूज करते हुए। तो यहां पर हमारे पास बी आ गया, यहां पर हमारे पास ए आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो फाइनल सिंप्लीफाइड फंक्शन बनेगा तो वो क्या बनेगा, ये दोनों वेरिएबल के लिए देखें, एक हमारे पास बी आया है और एक हमारे पास ए आया है, तो हम बी प्लस ए लिख सकते हैं कि ये आपके पास सिंप्लीफाइड या मुख्तसर फॉर्म आ गई है उस एक्सप्रेशन की। और इसको हमने किससे मुख्तसर किया, किससे सिंप्लीफाई किया, के मैप को यूज करते हुए। तो इस तरह अब अगर इसके लिए अब आप सर्किट बनाना चाहें तो ज्यादा आसानी से बन जाता है, ठीक है। जाहिर है ऊपर बड़ी एक्सप्रेशन थी उसके लिए सर्किट बड़ा बनता, अब इस एक्सप्रेशन के लिए सर्किट जो है वो छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये फायदा है के मैप का कि इसमें आप बूलियन एक्सप्रेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है डिजाइन अ 4 बिट बाइनरी एडर। हमने 4 बिट बाइनरी एडर बनाना है, ऐसा एडर बनाना है, ऐसा सर्किट का डायग्राम बनाना है जो कि 4 बिट को आपस में जमा कर सके यूजिंग बोथ हाफ एडर एंड फुल एडर। हमने इसको बनाने के लिए इसमें हाफ एडर और फुल एडर का इस्तेमाल करना है। एक्सप्लेन ईच स्टेप विद ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम। हमने ये जो भी अपना इसका आंसर लिखना है इसको हमने ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने आंसर लिखा है टू डिजाइन अ 4 बिट एडर। 4 बिट एडर बनाने के लिए फर्स्ट वी अंडरस्टैंड हाफ एडर एंड फुल एडर। पहले हम हाफ एडर और फुल एडर जो काम करते हैं, जो उनका फंक्शन होता है उसको समझ लेते हैं, एंड देन कनेक्ट देम, और फिर हम उनको आपस में कनेक्ट करके ये 4 बिट बाइनरी एडर बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहां पर क्वेश्चन का ये जो पार्ट है इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने देखा है या क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको आता है तो सेम क्वेश्चन आपने इसमें यहां पर लिख देना है शुरू में, ठीक है। आप शुरू में, क्योंकि इसने हमसे कहा है ना कि हाफ एडर और फुल एडर को यूज करते हुए हमने 4 बिट बाइनरी एडर बनाना है, तो आप पहले ये हाफ एडर की यहाँ पर डिटेल लिख लें कि हाफ एडर किस तरह काम करता है। तो ये मैंने हाफ एडर क्या लिखा, इसकी डेफिनेशन लिख दी। फिर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको उसका ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन किया था, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिख दी और फिर मैंने हाफ एडर के लिए डायग्राम बना दिया। तो ये सेम जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज होगी, ठीक है। उसके बाद आप फुल एडर पे आ जाए, उसी तरह फुल एडर का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने फुल एडर के यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल बना लिया, फिर मैंने इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिख ली, और फिर जो है इसका फुल एडर का हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये हाफ एडर और फुल एडर की हमने डिटेल लिख ली कि ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह के ट्रुथ टेबल बनते हैं, किस तरह के डायग्राम बनती है, ठीक है। अब हम यहां तक तो आपने वही जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही चीज एग्जैक्ट आपने रिपीट कर लेनी है, ठीक है। अब हम 4 बिट बाइनरी एडर को डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डिजाइन ऑफ अ 4 बिट बाइनरी एडर यूजिंग हाफ एडर एंड फुल एडर। हम हाफ एडर और फुल एडर्स को मिला के जो है 4 बिट बाइनरी एडर को डिजाइन करते हैं, यानी कि ये ऐसा बाइनरी एडर होगा जो कि 4 बिट वाले नंबर को ऐड कर सकेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है अ 4 बिट बाइनरी एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये ऐसा सर्किट होता है यूज टू ऐड 4 बिट बाइनरी नंबर। 4 बिट वाले जो बाइनरी नंबर है उनको ऐड करने के लिए ये 4 बिट बाइनरी एडर यूज किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया, ये हमारा रफ वर्क है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 4 बिट वाला एक नंबर है 1011 और एक ये 4 बिट वाला नंबर है 1001। तो इस किस्म के नंबर को ऐड करने के लिए ये जो 4 बिट बाइनरी एडर है इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट्स द इनपुट बी। हम फर्ज करते हैं कि 2 इनपुट हमारे पास होंगी, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है।
अब ये दोनों इनपुट जो है 4 बिट पे मुश्तमिल होंगी, ठीक है। तो मैंने इनपुट ए के लिए ये 4 बिट लिख दी, A0 से लेके A3 तक, और इनपुट बी के लिए भी 4 बिट मैंने लिख दी, B0 से लेके B3 तक, ठीक है। ये जो राइट साइड पे बिट आ रही होती है ना, ये लीस्ट बिट कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी लीस्ट बिट है, या इसको बिट 0 भी कहते हैं। ये बिट 0 है, ये बिट 1 है, ये बिट 2 है और ये बिट 3 है, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट में 4 बिट मिलकर इनको हमने जमा करना है, ठीक है। तो देखिए जब आप जमा करेंगे तो आउटपुट्स आपके पास क्या आएंगी। जब आप लीस्ट बिट यानी कि A0 B0 को जमा करेंगे तो आपके पास एक सम आएगा, तो उसको हम S0 से शो करेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह जब आप अगली 2 बिट A1 और B1 को जमा करेंगे तो उस केस में आपके पास सम S1 हो जाएगा। इसी तरह ये बाकी बिट्स के लिए आपके पास ये नीचे सम या जो आउटपुट है वो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और जाहिर है जब आप ये जमा करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई कैरी भी आएगा, ठीक है। तो जो कैरी है उसमें जो फाइनल कैरी है उसको हम C3 से शो कर देंगे, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ये डायग्राम में, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। मैंने इस चीज को यहाँ पर एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की है कि ये अगर आपकी जो 2 इनपुट है उनकी 4 बिट को जमा करें तो ये इनके नीचे हमारे पास आउटपुट आएंगी। A0 B0 को जमा करेंगे तो इसका आउटपुट S0 हो जाएगा, ठीक है। A1 B1 को जमा करेंगे इसका आउटपुट S1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये मैंने इसके एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पर फिर मैंने ये 2 4 बिट वाले नंबर को प्रैक्टिकली ऐड करके बताया। तो ये मैं आपको ये डायग्राम से अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले हम इसकी डायग्राम अगर बनाना चाहें 4 बिट बाइनरी एडर की, तो देखिए पहले आप ये 2 जो लीस्ट बिट है यानी कि राइट साइड पे जो दोनों बिट हैं A0 और B0 इन दोनों को जमा करेंगे। यहाँ पर ये मिसाल में देखेंगे मैं कर रहा हूँ ये वाला 1 और ये वाला 1 इनको जमा कर रहा हूँ। तो शुरू में आपके पास 2 इनपुट है तो आपको पहले एक हाफ एडर चाहिए होगा, तो मैंने HA या हाफ एडर लिख दिया, ठीक है। इसमें ये 2 इनपुट आ रही है A0 और B0, ठीक है। अब ये जब जमा होगी तो इसका हमारे पास आउटपुट या सम जो है S0 की सूरत में यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इनका दोनों को जमा करके कोई कैरी आएगा तो कैरी यहां से जनरेट हो जाएगा, इसको हम C0 से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहां से इसका कैरी हो और अगली ये 2 बिट हम जमा करना चाहें A1 और B1, ठीक है, तो ये A1 और B1 ये हमने 2 बिट जमा करनी है और एक यहां से इसका कैरी अगर हमारे पास होगा तो इसकी इनपुट हो जाएगी। तो अब हमारे पास इनपुट 3 हो जाती है। जैसे देखें ये मिसाल है, मैंने समझाया हुआ है, इन दोनों को हमने जमा किया, हमने 0 लिखा, 1 कैरी में आया। तो अब यहां पर देखें एक ये कैरी है, एक ये वाली इनपुट है और एक ये वाली इनपुट है, 3 इनपुट हो जाती है। तो इसलिए अब यहां पर आपको फुल एडर चाहिए, एक ये पीछे से जो कैरी आ रहा है उसके लिए, और 2 जो है ये जो इनपुट है आप A1 और B1, ठीक है, ये 3 बिट यहां पे जमा हो रही है। तो यहां पर अब आपको फुल एडर चाहिए, तो मैंने FA लिखा है, ठीक है। अब जब ये तीनों बिट जमा होंगी, मिसाल के तौर पे ये तीनों बिट जब जमा होंगी, ठीक है, तो इसका एक हमारे पास सम आ जाएगा, इसको हम S1 से शो करेंगे। तो देखें यहां पर ये S1 हो गया, ठीक है। और इनका भी अगर कोई कैरी जनरेट होगा तो उसको हम C1 से शो करेंगे, ये कैरी जो है आगे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि इनको जब हमने जमा किया तो ये एक कैरी जनरेट हुआ, ये आगे चला गया, ठीक है। तो अब आपको अगेन फुल एडर ही चाहिए क्योंकि इसमें एक कैरी आ रहा है और 2 ये इनपुट A2 B2 आ रही है, ये इनपुट A2 B2, या आप कह सकते हैं जो 2 जीरोस है ये A2 है, ये B2 है, और पीछे ये कैरी आ रहा है ये C1, ठीक है। तो अगेन आपको फुल एडर चाहिए। अब आप ये तीनों बिट जमा करेंगे तो इनका सम आ जाएगा आपके पास ये S2 की सूरत में, यानी कि यहां पर आपके पास आ रहा है ये 1, ठीक है। तो इसका सम आ जाएगा S2, और यहां पर भी अगर कोई कैरी जनरेट होगा तो उसको हम C2 से शो करेंगे, ये कैरी आगे चला जाएगा। जैसे यहां पर हम इनको जमा करेंगे तो आप इस केस में हमारे पास कैरी जो है 0 है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है कैरी आगे चला जाता है और उसके बाद लास्ट में 2 बिट रह जाती है, ठीक है, ये A3 B3, और पीछे से अगर कोई कैरी होगा तो वो इधर से आएगा। अब ये तीनों बिट जमा होंगी, जैसे कि ये तीनों बिट यहां पर आखिर में जमा हो रही हैं, ठीक है। ये C2 कैरी हो जाता है और ये A3 और ये B3, इन तीनों बिट को जमा करें तो आपके पास अगेन जो सम आएगा वो S3 को इससे सब शो करेंगे। देखें ये हमारा S3 हो गया, ठीक है। और इनसे जो फाइनल कैरी जनरेट होगा ये वाला कैरी है, ठीक है। तो ये इसको हम C3 से शो करेंगे। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि पहले आप इनपुट करेंगे, 2 जो आपके पास इनपुट है उनकी 4 बिट को जमा करेंगे तो उनकी हमारे पास आउटपुट्स ये सम की सूरत में S0 से लेके S3 तक आएगी और साथ साथ में कैरी जनरेट होता जाएगा, ठीक है। और फाइनल कैरी हमारे पास C3 आ जाएगा, यानी कि ये वाला कैरी, या इसको हम यहाँ पर डायग्राम में फिर इस तरह शो करेंगे, ये हमारा फाइनल कैरी है, ठीक है। तो ये हमने 4 बिट बाइनरी एडर का सर्किट बना दिया। इसमें एक हाफ एडर और 3 फुल एडर हमें इकट्ठे करने पड़े, ठीक है। तो इसमें यहां से देखें, इसको ये 4 बिट जो ऊपर से इनपुट के तौर पे मिल रही है और हमें ये आउटपुट जो है यहां पर नीचे दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये बाइनरी एडर के लिए सर्किट बना लेना, ठीक है।
तो बस इस क्वेश्चन का आपको मैंने तरीका बता दिया है कि पहले आप हाफ एडर और फुल एडर की डिटेल लिख लें, उसमें आपके ट्रुथ टेबल, डायग्राम और जो बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह वो भी आ जाएंगी जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आप ये जो 4 बिट बाइनरी एडर है इसका आप इस तरह डायग्राम बना लें, यहाँ पर इसका फंक्शन बना लें मैंने नीचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स। ये हमें इन्होंने बूलियन फंक्शन दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना या मुख्तसर करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये फंक्शन पहले लिखा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दो टर्म आ रही है, दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने ए को कॉमन ले लिया, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया है, क्योंकि अगर हम इसको वापस लिखना चाहें तो ये ए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ए को हमें इस बी के साथ लिखना पड़ेगा, ए को फिर ये बी कंप्लीमेंट के साथ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। हमने इस ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखें ये बी वेरिएबल आ रहा है और साथ में इसका जो कंप्लीमेंट वैल्यू है वो प्लस हो रही है, ठीक है। तो जब भी किसी वेरिएबल में उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू प्लस करें तो हमें आंसर हमेशा 1 मिलता है, इसको कंप्लीमेंट लॉ कहते हैं। तो मैंने कंप्लीमेंट लॉ को अप्लाई करते हुए ये जो ब्रैकेट के अंदर था इसकी मैंने वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। आपने ये लॉज लाजमी रूल, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि अलजेब्रा रूल्स के मुताबिक इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीमेंट लॉ हो गया। अब देखें ये वेरिएबल ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेरिएबल ए ही मिलेगा, 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वही वाली वैल्यू मिलती है। तो इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ को यूज करते हुए मैंने यहां पर ये ए लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है यूज डी मॉर्गन्स लॉ टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। ये हमें फंक्शन उन्होंने दिया है, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम मुख्तसर करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले फंक्शन को लिखा, अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पहली वाली टर्म आ रही है ये a प्लस बी होल कंप्लीमेंट आ रहा है, तो इसको डी मॉर्गन लॉ से जब सॉल्व करेंगे तो आप ये प्लस को रिप्लेस कर देंगे डॉट के साथ, और ये जो होल कंप्लीमेंट आ रहा है आप इन दोनों वेरिएबल का अलग-अलग कंप्लीमेंट ले लेंगे। ये हमने डी मॉर्गन लॉ के जरिए इस ये वाली जो टर्म थी इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, अब ये a डॉट सी होल कंप्लीमेंट आ रहा है, तो अब इसको भी डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब डॉट आ रहा है तो इसको अब रिप्लेस कर देंगे प्लस के साथ, और दोनों वेरिएबल का अलग-अलग आप कंप्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि इसका आपने उलट यहाँ पर कर लिया। ये भी हमने डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई किया, ठीक है। अब आपके पास देखें ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें ये जो पहली वाली दो टर्म आ रही है दोनों में ये ए कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है या मुश्तरक आ रहा है, तो हम इस ए कंप्लीमेंट को कॉमन ले लेंगे। तो पीछे यहाँ पर ये ए कंप्लीमेंट कॉमन जाएगा तो इधर बी कंप्लीमेंट रह जाएगा, फिर मैंने ये प्लस का साइन डाला और ये ए कंप्लीमेंट जब कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, और प्लस ये सी कंप्लीमेंट मैंने लिख दिया। अब देखिए ब्रैकेट में ये बी कंप्लीमेंट प्लस 1 आ रहा है, तो 1 जब भी किसी वेरिएबल या उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू के साथ प्लस हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। तो मैंने आइडेंटिटी लॉ को अप्लाई करते हुए ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन थी इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर मुझे 1 मिला, ठीक है। और प्लस ये सी कंप्लीमेंट मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये ए कंप्लीमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कंप्लीमेंट ही आंसर आएगा, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी लॉ ही होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर वो सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने ए कंप्लीमेंट लिख दिया प्लस ये सी कंप्लीमेंट लिख दिया, ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पार्ट में कुछ एक्सप्रेशन दी है, कुछ बूलियन फंक्शन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखें अब ये पार्ट ए में हमें ये फंक्शन इन्होंने दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखें ये जो पहले वाली यहाँ पर टर्म आ रही है इसमें a प्लस बी होल कंप्लीमेंट आ रहा है, तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम जब इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो हम ये प्लस को रिप्लेस कर देंगे डॉट के साथ, और ये जो होल कंप्लीमेंट आ रहा है हम दोनों वेरिएबल का अलग-अलग कंप्लीमेंट लेंगे। ये हमने डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई कर लिया इस वाली टर्म के साथ। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, और साथ में ये a प्लस बी ये वाली टर्म मैंने लिख दी। अब देखें ये दो टर्म है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम पहले ये वाला जो a आ रहा है ब्रैकेट में इसको हम इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट किया, अब इस b को इस पूरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये वाली जो टर्म थी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार a के साथ लिख दिया, एक बार b के साथ लिख दिया। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आपने ये लॉ साथ लाजमी लिखने, जो जो लॉ अप्लाई करते जाएंगे उसका नाम आपने लिखते जाना है, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अभी जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज आ रही है a और b, इनको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ले। तो ये मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैंने लिखा a कंप्लीमेंट इंटू ये वाला a आ गया इंटू b कंप्लीमेंट हो गया, फिर मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब b को मल्टीप्लाई कर लें तो मैंने ये a कंप्लीमेंट इंटू b कंप्लीमेंट इंटू b लिख दिया, ठीक है। यहां पर भी हमने a और b को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर वाली वैल्यूज के साथ, इसलिए इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलेंगे, ठीक हो गया।
अब देखें यहां पर हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटू ए, ये वाला जो पार्ट आ रहा है कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए आप 0 पुट कर लेंगे, इंटू बी कंप्लीमेंट हो गया। फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट किया। अब यहां पर भी ये बी कंप्लीमेंट इंटू बी, बी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कंप्लीमेंट वैल्यू से। तो जिस तरह आपको यहां पर मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल को अगर उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए मैंने 0 पुट कर लिया, इंटू मैंने ये ए कंप्लीमेंट लिख दिया। अब यहां पर हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया? कंप्लीमेंट लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने कंप्लीमेंट लॉ यहां पर लिख दिया। अब यहां पर ये 0 को आप बी कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और ये ए कंप्लीमेंट 0 भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो यहां पर हमने नल लॉ को अप्लाई किया है। नल का मतलब यह है कि 0 को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपको आंसर 0 ही मिलता है। ठीक है, इसको नल लॉ बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया नल लॉ को अप्लाई करते हुए। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी है, इसमें हमें इन्होंने ये फंक्शन दिया है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें देखें ये दो टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं पहले ये ए कंप्लीमेंट के साथ ये वाली जो दूसरी पूरी टर्म आ रही ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी कंप्लीमेंट, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मैंने ये प्लस का साइन पुट किया, और अब इस बी के साथ मैंने ये पूरी वाली जो दूसरी टर्म थी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पर हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी, जो दूसरी वाली टर्म थी, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बार इसको हमने ए कंप्लीमेंट के साथ लिख दिया, एक बार हमने इसको बी के साथ लिख दिया। तो यहां पर मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हुए ये वाला पार्ट सॉल्व किया। अब आप ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज हैं इनको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। ए कंप्लीमेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कंप्लीमेंट इंटू ए हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें, अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इंटू बी हो गया। फिर आपने ये प्लस का साइन पुट किया, बी को बी कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करें तो बी कंप्लीमेंट इंटू बी आ गया। अब यहां पर भी हमने क्या किया है, ये ए कंप्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग करके लिख लिया। यहां पर हमने बी को डिस्ट्रीब्यूट किया और अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग लिख दिया। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें देखें यहां पर ए कंप्लीमेंट इंटू ए, वेरिएबल ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू से, तो इसका आंसर आपको जैसे मैंने पीछे बताया हमेशा 0 होगा। यहां पर मैंने 0 पुट कर लिया, प्लस ये मैंने ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट लिख दिया, और फिर प्लस ए इंटू बी लिख दिया, और यहां पर भी बी कंप्लीमेंट इंटू बी, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी वेरिएबल को उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू 0 हो गई। पीछे हमारे पास ये जो वैल्यूज रहेंगी ये मैंने लिख दी है। ठीक है, मैंने तरतीब इसकी थोड़ी चेंज कर दी, ए बी को पहले लिख दिया और कंप्लीमेंट वाली वैल्यूज को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है पार्ट बी का। और अब पार्ट सी में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आपने समझना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है, अगर ये ए को हम एक्स के इक्वल रखें फर्ज करें, ठीक है, और ये ए कंप्लीमेंट को अगर हम बी के इक्वल रखें, और ये ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज हैं इनको अगर हम जेड के इक्वल रखें, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम x प्लस वाई, यहां पर ब्रैकेट है, ठीक है, हम x प्लस वाई लिख सकते हैं इंटू x प्लस जेड लिख सकते हैं, यानी कि इस x को एक बार y के साथ लिख लें और इस x को एक बार z के साथ लिख लें। तो यही एक्सप्रेशन यहां पर हम अप्लाई करते हैं। देखें ये हमारा a है, इस a को एक बार a कंप्लीमेंट के साथ लिख दें और इस a को एक बार ये ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यूज हैं इनके साथ लिख दें। ठीक है, तो ये हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया। अब यहां पर आप ये a प्लस a कंप्लीमेंट आ रहा है, तो किसी भी वेरिएबल में अगर उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू ऐड हो रही हो तो हमें जो आंसर है वो 1 मिलता है। जैसे पीछे हमने देखा था कि किसी वेरिएबल के साथ अगर उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 मिलता है। यहां पर प्लस हो रहा है तो फिर आपको आंसर हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, इसको भी कंप्लीमेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कंप्लीमेंट लॉ कर लिख दिया। ये वाला जो पार्ट है मैंने कंप्लीमेंट लॉ को अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लिया और साथ में ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। अब ये 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली टर्म हमारे पास आएगी। जाहिर है 1 किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सेम वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी लॉ कहते हैं कि जब 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो बस ये वैल्यू आप नीचे लिख देनी है। ये आपका पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट डी है। इसमें अब इन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दी है, तो उसमें ये जो पहली वाली टर्म है a प्लस बी होल कंप्लीमेंट, इसको डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करते हुए आप सॉल्व कर लें। जब डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो आप प्लस को रिप्लेस कर दें डॉट के साथ, और ये जो होल कंप्लीमेंट आ रहा है दोनों वेरिएबल पे, इसका आपने दोनों वेरिएबल का अलग-अलग कंप्लीमेंट ले लेना। ये हमने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है,
और इनटू ये ए डॉट बी मैंने लिख दिया। अब देखें यहां पर हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मैंने ये ए इंटू ए कंप्लीमेंट लिख दिया और बी इंटू बी कंप्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। ये जो पोजीशन हम चेंज करते होते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई करते हुए मैंने यहां पर इनकी पोजीशन चेंज कर दी। अब ये ए डॉट ए कंप्लीमेंट, ए वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू से, तो इसका आपको मैंने पीछे बताया था कि आंसर हमेशा 0 आता है। इसी तरह ये बी इंटू बी कंप्लीमेंट, इसका आंसर भी 0 आएगा, तो 0 इंटू 0। तो यहां पर हमने कंप्लीमेंट लॉ को अप्लाई किया इसलिए मैंने ये कंप्लीमेंट लॉ लिख दिया, ठीक है। और अब ये 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही होगा, ठीक है। 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही होता है, इसको नल लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने नल लॉ को अप्लाई करते हुए इसका आंसर लिख दिया। ये हमारा पार्ट डी कंप्लीट हो गया। और जो पार्ट ई है इसमें उन्होंने जो एक्सप्रेशन दी है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारे यूनिट 3 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।